हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तर प्रदेश ज्ञान में। आज मैं आपके लिए 20 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है? तो भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है? 111 है। याद करने में बहुत आसानी रहेगी। 111 है राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या हमारे देश में। ठीक है, तो सबसे बड़ा जलमार्ग कौन सा है हमारे देश में? सबसे बड़ा जलमार्ग है, कहाँ से कहाँ तक है? हल्दिया से इलाहाबाद से हल्दिया तक। इलाहाबाद से हल्दिया तक है सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग। सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? इलाहाबाद से हल्दिया तक। ये लगभग 1620 किलोमीटर का है और ये सबसे पहला भी है, हमारे देश का सबसे पहला भी यही है, इलाहाबाद से हल्दिया तक। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, भारत में सबसे ज़्यादा बंदरगाह किस राज्य में है? तो भारत में सबसे ज़्यादा बंदरगाह किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है सबसे ज़्यादा बंदरगाह। ठीक है, और इससे टोटल अगर हमारे देश की बात की जाए कितने बंदरगाह हैं? 13 बड़े बंदरगाह हैं और 200 छोटे बंदरगाह हैं। 13 बड़े बंदरगाह और 200 छोटे बंदरगाह। जो 13 बड़े बंदरगाह हैं उन्हें केंद्र सरकार नियंत्रित करती है और जो 200 छोटे बंदरगाह हैं उन्हें राज्य सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, पोत निर्माण यार्ड कहाँ पर स्थित है? इसका मतलब यह है कि जो जहाज़ों का, जो समुद्री जहाज़ हैं उनका निर्माण हमारे देश में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? माझगांव, मुंबई, यहाँ पे होता है पोत निर्माण यार्ड। यहीं पे स्थित है पोत निर्माण यार्ड। कहाँ पे है? माझगांव, मुंबई। माझगांव डॉक मुंबई में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, एशिया का सबसे बड़ा जहाज़ तोड़ने का केंद्र कहाँ पर है? तो एशिया का सबसे बड़ा जहाज़ तोड़ने का केंद्र, एशिया का सबसे बड़ा जहाज़ तोड़ने का केंद्र है अलंग, गुजरात। मतलब एशिया में सबसे बड़ा गुजरात में ही है, जहाँ पे जहाज़, पुराने जहाज़ को तोड़ करके उन्हें रिसाइकल किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, केसर के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो केसर के लिए पौधे का वर्तिकाग्र, जिसे हम लोग इंग्लिश में स्टिग्मा कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? स्टिग्मा, STIGMA, स्टिग्मा बोलते हैं। केसर के स्टिग्मा भाग को हम लोग उपयोग में लाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, केसर सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है, किस राज्य में? तो केसर सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में पाया जाता है केसर। जम्मू कश्मीर में केसर को GI टैग भी मिला हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो मानव ने सबसे पहले जिस अनाज की खोज की थी वो कौन सा है? जौ। लेकिन वर्तमान समय में अगर हमारे अपने देश की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कौन सा अनाज उत्पन्न होता है? तो सबसे ज़्यादा अनाज हमारे देश में होता है चावल। क्या होता है? चावल हमारे देश में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया था राम मनोहर लोहिया ने। कब किया था? 1934 में राम मनोहर लोहिया ने सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। इसी प्रकार एक और पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी? कम्युनिस्ट पार्टी, जिसका कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? PC जोशी ने की थी। PC जोशी ने किया था सब कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। और स्वराज पार्टी की स्थापना तो हमें पता ही है, CR दास और मोतीलाल 1923 में किया था। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, ब्लैक, ब्लू और ग्रीन नामक पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो ब्लैक, ब्लू और ग्रीन नामक पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो अमेरिका में पाई जाती हैं ब्लैक, ब्लू तथा ग्रीन नामक पहाड़ियाँ। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, नागालैंड भारत संघ का हिस्सा कब बना था? तो नागालैंड भारत संघ का हिस्सा बना था 13वां संविधान संशोधन 1963 के द्वारा। नागालैंड को भारतीय संघ में जोड़ा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, चेक नंबर किसे कहते हैं? तो चेक नंबर किसे कहते हैं? चेक में सबसे नीचे लिखी जाने वाली 6 अंकों की संख्या को चेक नंबर कहते हैं। चेक में सबसे नीचे लिखे जाने वाली संख्या को चेक नंबर कहते हैं। देखिए, ये होता है चेक नंबर। मतलब ये है, इमेज मैंने दिखाया है, ये 6 डिजिट का है, वही है, उसे ही चेक नंबर बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर किस राज्य में स्थित है? तो भारत के हैदराबाद राज्य में सुनामी वार्निंग सेंटर स्थित है। इसका मतलब ये है कि सुनामी अगर आने वाली होगी तो सबसे पहले उसको सूचना देने के लिए एक सेंटर बनाया गया है। वो कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, भारतीय मौसम विभाग विज्ञान कहाँ पर स्थित है?
तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग वर्तमान में है पुणे में, वर्तमान में पुणे में है। लेकिन जब ये भारतीय मौसम विभाग की स्थापना जब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। कब हुई थी? 1875 में। और इसका मुख्यालय था कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। इसका मुख्यालय था न्यू दिल्ली में। इसका बाद में कुछ समय बाद इसको स्थानांतरित करके इसका वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ बना दिया गया? वर्तमान में इसका मुख्यालय है भारतीय मौसम विभाग विज्ञान का मुख्यालय है पुणे में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा देखिए, ये भारतीय विज्ञान मुख्यालय का लोगो किस प्रकार से रहता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। सिनकोना वृक्ष, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये कौन सा है? सिनकोना। क्या है? सिनकोना वृक्ष। सिनकोना वृक्ष किस राज्य में पाए जाते हैं? तो सिनकोना वृक्ष ज़्यादातर हमारे केरल, असम, केरल, पश्चिम बंगाल, अंडमान और अंडमान निकोबार, इन 4 जगहों पे ज़्यादातर पाए जाते हैं सिनकोना वृक्ष। ठीक है, इस वृक्ष का उपयोग क्या होता है? आप लोगों ने सुना होगा कुनैन की गोली एक आती है, उसका कुनैन की जो गोली होती है सिनकोना वृक्ष के छाल से ही बनाई जाती है। सिनकोना वृक्ष को बहुत सारे औषधियों में यूज किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, वायु की गति किस यंत्र से मापी जाती है? तो वायु की गति एनीमोमीटर से मापी जाती है। वायु की गति एनीमोमीटर से मापी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, 1972 में किन 3 राज्यों का गठन हुआ था? 1972 में किन 3 राज्यों का गठन हुआ था? मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, इन 3 राज्यों का गठन हुआ था 1972 में। इन 3 राज्यों का गठन एक ही बार में हुआ था, एक ही साथ हुआ था। कौन कौन? मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन किसके खिलाफ था? तो बंगाल में जो तारकेश्वर आंदोलन हुआ था ये हुआ था, इसलिए हुआ था क्योंकि मंदिरों में भ्रष्टाचार बहुत उसमें बढ़ गया था। मंदिरों में भ्रष्टाचार बढ़ गया था, उसी के खिलाफ ये बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? 1924 में। 1924 में हुआ था बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, गोवा के दक्षिण के पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? तो मालाबार तट कहते हैं। गोवा के दक्षिण पश्चिमी घाट को मालाबार तट कहते हैं। और उड़ीसा के तट को क्या कहा जाता है? उड़ीसा के तट को उत्तरी सरकार कहा जाता है। उड़ीसा के तट को क्या कहा जाता है? उत्तरी सरकार कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, भारत में सबसे पहले किस राज्य में लोकायुक्त कार्यालय बना था? तो इसका उत्तर तो है महाराष्ट्र, 1972 में। महाराष्ट्र में 1972 में सबसे पहले हमारे देश में लोकायुक्त कार्यालय बना था। लोकायुक्त हम लोग जान लेते हैं लोकायुक्त क्या होता है। लोकायुक्त होते हैं जैसे कि मान लीजिए किसी केस की छानबीन करानी है या फिर कोई जांच वगैरह करानी हो, तो उसके लिए लोकायुक्त किसी से भी किसी को आदेश दे सकते हैं कि मान लीजिए किसी ने कोई सिफारिश किया कि इसमें छानबीन की जानी चाहिए, तो उसके लिए लोकायुक्त बनाया गया था। ठीक है, तो लोकायुक्त सबसे पहले 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकायुक्त की सिफारिश की थी। 1966 में पहली बार इसकी सिफारिश की गई थी कि लोकायुक्त होना चाहिए हमारे देश में। उसके बाद 1970 में, कब? 1970 में उड़ीसा में, कहाँ पे? उड़ीसा सरकार ने लोकायुक्त अधिनियम बनाया। उड़ीसा सरकार ने लोकायुक्त अधिनियम बनाया था। लेकिन सबसे पहला राज्य जहाँ पे लोकायुक्त कार्यालय बना था वो है महाराष्ट्र, 1972 में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। हमारे भारत में 3 जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं। कौन कौन से? हिमालय, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, ये 3 है। कौन कौन से? हिमालय, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, इन 3 जगहों को जैव विविधता हॉट स्पॉट कहा जाता है। ठीक है, आखिरी प्रश्न हमारा, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का स्पॉन्सर कौन बना है? तो टोक्यो ओलंपिक होने वाला है, उसमें भारतीय टीम का जो स्पॉन्सर करेगी कौन सी कंपनी है? आइनॉक्स ग्रुप है जो टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का स्पॉन्सर बनी है। ठीक है, थैंक यू। अगर कोई मिस्टेक हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।